गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम नामकरण अभिक्रिया की छठवीं क्लास अर्थात छठवां पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अभिक्रियाएं जो है आपके एलिफैटिक से रिलेटेड है। अब कुछ ज़्यादातर परिभाषाएं जो इसमें दिया गया है या अभिक्रियाएं हैं वो आपके एरोमेटिक से रिलेटेड है, अर्थात बेंजीन या बेंजीन के व्युत्क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जैसे आपका एलिफैटिक की बात करेंगे तो निर्जिकल आपके एलिफैटिक में वर्क करता है ज़्यादातर, और हैलोजनीकरण जिसके अंदर ब्रोमीनीकरण भी आता है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये जितने थे क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एरोमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि बेंजीन या बेंजीन के व्युत्क्रम के साथ यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो निर्जलीकरण के लिए आपको सबसे पहले निर्जलीकरण जब किसी यौगिक से जल निकाला जाता है तो उसे निर्जलीकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी यौगिक से जल को निकाला जाता है तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा। ये बेसिकली आपको जितने भी लिखा रहे हैं सब बेसिकली टिप्पणी के लिए यूज करते हैं, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जल का निकालना ही क्या करता है? निर्जलीकरण कहलाता है। कोई यौगिक होगा उसके अंदर अगर जल की मात्रा होगी और उसको अगर हम निकाल देते हैं तो निर्जलीकरण कहलाता है। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में बेसिकली जैसे लिया जा रहा है ईथर में देखिएगा CH3 ये आपका डाइएथिल ईथर है आपका। इसका हम क्या करेंगे? एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3 और 633 केल्विन पर जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से जल का निकलने का मतलब क्या होता है? ये जो पार्ट है आपका कट के बाहर हो जाता है, और जब ये पार्ट कट के बाहर होता है तो C की एक संयुक्ता खाली रहती है और इस C की संयुक्ता, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि एक सिंगल बॉन्ड तो होता ही होता है, एक डबल बॉन्ड के तरह काम करता है। यानी कि O के हटने से दो बॉन्ड खाली हो जाते हैं, क्योंकि O की संख्या -2 होती है तो दो संख्या खाली होगी, तो कार्बन के बीच में क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 और आपका पानी बाहर निकलकर चला जाएगा। अर्थात हमें ईथर से अगर एल्कीन बनाना हो, जैसे कोई भी ईथर दे दे और उससे कहे आप एल्कीन बना दीजिए, तो हम उसमें सबसे सुटेबल अभिक्रिया कौन सी है? निर्जलीकरण। हम उसका निर्जलीकरण कर देंगे एल्यूमिना और 633 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति में जब ये क्रिया कराएंगे तो ये क्या होता है कि इसका बीच का O और इसके एक C के H का इस C के H का आपस में लेकर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि C के डबल बॉन्ड खाली हो जाते हैं और डबल बॉन्ड को पूरा करने के लिए बीच में उसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये क्या होगा कि जब ईथर से आपको क्या बनाना हो? एल्कीन बनाना हो, तो हम एक सिंपल से अभिक्रिया यूज करेंगे निर्जलीकरण, और इससे आसानी से आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही बस आपको लिखना रहता है निर्जलीकरण में, और एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ये आपके लिए सुटेबल एग्जाम्पल है।
हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण किसे कहते हैं? हैलोजनीकरण, इसका सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी हैलो एल्केन की अभिक्रिया किसी हैलोजन से कराई जाती है, जब किसी हैलो एल्केन की अभिक्रिया किसी हैलोजन से कराते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण कहलाती है। जैसे जब हैलो एल्केन या हैलो एल्केन हो या हैलो एरीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाए, हैलोजन यानी कि H2 से कराई जाती है तो उसे हैलोजनीकरण कहते हैं। माने जब हैलो एल्केन या हैलो एरीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराई जाती है तो उसे हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल हैलो एरीन का ले रहे हैं। जैसे आपके अंदर ये है क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया अगर Cl2 से आप कराते हैं, किसी क्रिया किससे कराते हैं? Cl2 से कराते हैं या और FeCl3 की उपस्थिति में फेरिक क्लोराइड FeCl3 के उपस्थिति में जब इसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cl2 से कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में तो ये दो टाइप का यौगिक देता है। एक बार Cl पैरा पर लगता है और एक बार Cl आर्थो पर यूज होता है, तो ये पैरा कहलाता है, ये आर्थो कहलाता है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? आर्थो क्लोरोबेंजीन कहिए इसको या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कहिए, इसका नाम है। तो जिसमें ये आपका गौड़ होता है और ये आपका मुख्य होता है। आपको पहले बताया है कि मुख्य उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और जो कम मात्रा में पाता है उसको गौड़ कहते हैं। इसी का एक रूप होता है ब्रोमनीकरण। ब्रोमनीकरण ब्रोमनीकरण में क्या करते हैं कि जब हम एनिसोल की अभिक्रिया Fe के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम किसी ब्रोमीन से कराते हैं, देखिएगा, जब हम एनिसोल की अभिक्रिया एनिसोल इसका दूसरा भी नाम होता है आपका मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सी, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी बेंजीन मेथॉक्सी बेंजीन की Fe के उपस्थिति में
कराते हैं तो आर्थो या पैरा, आर्थो और पैरा एनिसोल प्राप्त होता है। कहा कि जब एनिसोल को हम बोलते हैं मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सीबेंजीन की एफी के उत्प्रेरक यानी कि एफी मतलब आयरन के उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो और पैरा एनिसोल प्राप्त होता है। मतलब आर्थो पर भी एक मिलता है, एक पैरा पर मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये अक्रिया अगर एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो हमने बताया कि OCH3 मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सीबेंजीन, दोनों एक ही नाम है और इसका सिंपल जो जनरल नाम होता है एनिसोल बोलते हैं। तो इसकी अभिक्रिया अगर हम Br2 से कराते हैं तो में देखिएगा, यहां लिख लीजिएगा, Br2 से करते हैं या यहां से लिख दीजिए, नहीं समझ आ रहा था, यहीं पर Br2 से करते हैं तो क्या करते हैं, तो किसकी उपस्थिति में, एफी की उपस्थिति में, तो हमारा क्या मिलता है, OCH3 है ही है, एक Br2 यहां, एक Br2 यहां और एक Br2 आपका यहां प्राप्त होता है। 3 टाइम ये Br2 प्राप्त होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। 2,4,6 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है और ट्राई है क्योंकि 3 बार है, ब्रोमो एनिसोल, तो इसका नाम होता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, तो ये तो ऐसे होता है, लेकिन अगर यहाँ पर उत्प्रेरक को चेंज कर दें, कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं सपोज दैट यहाँ पर, तो ये उत्पाद चेंज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर OCH3 है और ये Br2 से ही अक्रिया कराते हैं और इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करते हैं तो हमारा क्या देता है, OCH3 एक Br यहां लगेगा और एक Br आपका पैरा पर लगेगा, ये आर्थो पर लगा है, ये पैरा पर लगेगा। तो ये जो परिभाषा मैंने यहां पर लिखाई थी आपकी, तो ये इसके 2 उत्पाद होते हैं, डिपेंड अपॉन क्या होता है, उत्प्रेरक पर होता है। अगर यह भी उत्प्रेरक है तो आपका जो आंसर होगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। अगर आपका सिंपल C कार्बन डाइसल्फाइड होगा उत्प्रेरक तो उस समय आपको आर्थो और पैरा एनिसोल प्राप्त होगा, जो आपको ये परिभाषा लिखाई गई है। तो ये होता है ब्रोमीकरण की, ये 2 टाइप से कराई जाती है, एक Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एक कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो यह है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि जब HNO3 तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ एनिसोल क्रिया करता है, ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा है सिंपल सी, जब
HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ एनिसोल की अभिक्रिया होती है तो आर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है जिसे नाइट्रीकरण कहते हैं। यानी कि नाइट्रीकरण की परिभाषा सिंपल सा है, जब HNO3 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ एनिसोल की अभिक्रिया होती है तो आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है, जिसे आपको नाइट्रीकरण कहते हैं। तो बस एनिसोल पहले बना लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एनिसोल बना लीजिए। एनिसोल को आपको पहले ही बताए हैं कि मेथिल फेनिल ईथर को एनिसोल बोलते हैं। इसकी क्रिया किसे करा रहा है? HNO3 से। और मिश्रण किसका इसमें है? सांद्र H2SO4। जब एनिसोल की क्रिया HNO3 के साथ SNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है? आर्थो और पैरा का मतलब होता है कि ये चीज CO3 यही रहेगा, यहां आर्थो पर NO2 जुट जाएगा और एक बार पैरा पर NO2 जुट जाएगा, OCH3 और NO2। तो ये आपका गौड़ होगा और ये आपका मुख्य होगा। गौड़ का मतलब ये कम मात्रा में मिलेगा और ये ज्यादा मात्रा मिलेगा। इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिसोल। अब क्रिया के दौरान तो मुख्य इसलिए होता है कि ये ज्यादा मात्रा में होता है कि ये सिमेट्रिक होता है और ये नॉन सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रबल होता है और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये नाइट्रीकरण की परिभाषा है। सल्फोनीकरण किसे कहते हैं? तो जब एनिसोल के साथ H2SO4 जब एनिसोल तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है तो आर्थो तथा पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, उसे सल्फोनीकरण कहते हैं।
मतलब जब एनिसोल तथा H2SO4 के साथ क्रिया होती है तो आर्थता पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। एनिसोल यहां लिख दीजिएगा, एनिसोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसको बस सिंपल से एग्जांपल इसका है, हम दोबारा एनिसोल को बनाएंगे OCH3, इसकी क्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक बार आर्थो पर SO3H और यहां पर OCH3 रहता ही है, दूसरा क्या बनेगा, पैरा पर अटैच हो जाएगा SO3H और OCH3। तो ये आपका आर्थो एनिसोल सल्फोनिक अम्ल है और ये पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल है। तो ये दो टाइप के यौगिक प्राप्त होते हैं और इस टाइप के यौगिक जो भी पाएंगे ये एरोमेटिक्स है। हमने बताया था कि कुछ ये क्रियाएं जो है एरोमेटिक्स होती हैं, तो कभी भी आपको आर्थो पैरा टाइप के यौगिक प्राप्त करना हो तो आप सल्फोनीकरण की अभिक्रिया करा सकते हैं जो अम्ल फॉर्मेट में होती है। तो ये आपकी क्लास थी आज की और इतना ही से कल हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें लगभग सभी के सभी शॉर्ट वीडियो के रूप में होंगे और जो बंदा नहीं समझ पा रहा है इस चीज को तो कि ये कठिन लग रहा है, लेकिन ये आपको परीक्षा की दृष्टि से लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर टिप्पणी में कभी भी आती है कि सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, ब्रोमीनीकरण किसे कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, या किसी भी अक्रिया के नाम को बताता है, तो ये सब के सब जो होते हैं टिप्पणी में लिखी जा सकती हैं, छोटी परिभाषाएं हैं, आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पर पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं हमारे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद।